नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सबके साथ फिर से हिस्ट्री के एक नए सेशन को लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, चल रही है राइस स्मार्ट की टीम के साथ डीपी और जीडी की तैयारी। तो इसी तरह से तैयारी के साथ बनी रहिएगा और उम्मीद करती हूँ जो क्लासेस आप कर रहे हैं आप उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। इसे लाइक एंड शेयर करते रहिएगा भाई, इसी तरह से करती रहिएगा तैयारी। तो अभी तक अगर हम देखते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास जो कल हुई थी, अगर आप में से किसी ने भी कोई लास्ट क्लास मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ वो लास्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हमने कि ताकि आपके एग्ज़ाम में जो आते हैं निरंतर आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स में उन क्वेश्चंस पर हमने डाला था प्रकाश। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको कर लेना है। और आज के सेशन में फिर से हम चलते हैं कुछ ऐसे नए अन्य प्रश्नों की तरफ जो इसके साथ हम करेंगे अच्छे से तैयारी, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि फॉर्म के लिए तो आप लोगों ने अभी तक अपनी जल्दबाजी को कर दिया होगा, उसे तैयार कर लिया होगा। एंड प्लीज़ फॉर्म सबमिशन के साथ साथ अच्छे से सारे नोटिफिकेशंस और सारी जानकारी को देखते रहिएगा ताकि मौका ना जाए, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अब यहाँ पर सबसे कम समय तक, हम लोग जब टॉपिक वाइज क्लासेस कर रहे थे कई बार मैंने आपको ये डिफाइन किया था। ये अक्सर प्रश्न जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत जिसपे 5 वंश हुए थे, ठीक है। कौन सा? गुलाम वंश, देन हम देखते हैं खिलजी वंश, ठीक है। देन हम देखते हैं कौन सा? तुगलक वंश। और इसके अलावा अगर बात करते हैं हमारा सैयद वंश, देन हमारा लोदी वंश, ठीक है। तो अगर हम इन वंशों की बात करें, सबसे कम समय तक किया था शासन किसने? खिलजी वंश ने। सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने। लेकिन अगर इसी प्रश्न का हम उल्टा कर दे सबसे लंबे समय तक, तो कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश ने किया था, ठीक है। तो फिलहाल जब कम की बात कर रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा? खिलजी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। पेशवाशिप कब समाप्त की गई थी? यानी पेशवा का जो पद है वो किस वर्ष में समाप्त हुआ था? 1858, 1818, 1861, 1802। तो भाई यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो क्या है? 1818। एक्चुअल में अगर बात करते हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं? पेशवा पद। देखा जाए तो पेशवा पद जो है समाप्त कब होता है? जब भारत में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था, एक सेकेंड, 1817 से 1818, तो जिसमें हम देखते हैं कि ये युद्ध जो होता है इसमें थे हेस्टिंग्स। दरअसल हेस्टिंग्स के इस तरह से व्यवहार करने पर यह युद्ध की शुरुआत होती है, जहां पर उन्होंने किससे, मतलब किसके साथ जो पंगा लिया था, जहां पर उन्होंने पिंडारियों के साथ जो व्यवहार किया, ये व्यवहार मराठों के जो पेशवा उस समय थे यानी बाजीराव द्वितीय, उन्हें ये पसंद नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने इसको क्या किया था? उन्होंने इसे समाप्त करने, मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है इसका संघर्ष करने के लिए उन्होंने युद्ध में लड़ना बेहतर समझा। और जब वो युद्ध करते हैं तो वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध क्या कहलाता है? आंग्ल मराठा युद्ध। जिस युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि बुरी तरह से जो मराठे पराजित होते हैं, उसके बाद यहाँ पर पुणे की संधि के साथ ये समाप्त होता है युद्ध। जिस युद्ध को समाप्त होने के साथ साथ संधि में क्या कर दिया गया था कि यहाँ पर जो पेशवा है उसको अपनी जो प्रधानता थी, यहाँ पर जो पद था, उसे छोड़ना पड़ा था। तो यानी अगर देखा जाए तो पेशवा पद कब समाप्त हो गया? 1818 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉन सुरमन, वास्को डी गामा, वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉब चार्नोक। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होता है वो क्या है? जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ने दरअसल 1690 में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। कहते हैं दरअसल ये कलकत्ता नगर जो था ना, वो 3 नगरों से मिलकर बना था, जिसका नाम था सुतानती, कलिकता या कलिकता, गोबिंदपुर।
दरअसल ये 3 नगर थे गांव के रूप में, मतलब एक्चुअल में ये गांव थे जिन विलेज को मिलाकर ये बनाया गया था एक नगर, जहां पे अंग्रेजों ने इसे स्टैब्लिश, मतलब अंग्रेजी एजेंट थे जिनका नाम था जॉब चार्नॉक, इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। और भूलना नहीं है कि अंग्रेजों ने जो भारत में शुरुआती में 3 प्रेसिडेंसी, जिसका वर्णन मैं बार बार करती हूँ, फिर भी हमारे कुछ निरंतर नए बच्चे आते रहते हैं, तो उनके लिए भी भाई यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी तो बनती है। तो अंग्रेजों की ये 3 प्रेसिडेंसी हमें भूलना नहीं है, ठीक है, जिसे हिंदी में भी प्रेसिडेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो इनमें से किसको अपनी राजधानी बनाया था? कलकत्ता। एक्चुअल में अंग्रेजों ने भारत में जहां से शासन की शुरुआत की थी वो कलकत्ता ही था, ठीक है, जिसकी शुरुआत हम देखते हैं एक नगर के रूप में बसाया। यहाँ पर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, यहाँ पर इन लोगों ने अपने सेटलमेंट्स एरिया बनाए और इन लोगों ने अपना एक नगर बसा के उसे नाम दे दिया व्हाइट टाउन, गोरे लोगों का नगर, गोरे लोगों का शहर। अगर इसी तरह से देखें तो हम इंडियंस को उन्होंने पीछे की तरफ धकेल दिया था और उसे दीवार खड़ी करके नाम घोषित कर दिया था ब्लैक टाउन। तो इस तरह से इन्होंने रेसेस के आधार पर अपने एरिया को बहुत ही अच्छे से पॉश एरिया में कन्वर्ट करके ये लोग रहने लगे थे और बहुत जल्द इसको एक अच्छे खासे नगर में इन्होंने परिवर्तित कर दिया था, ठीक है ना, जहां पर सबसे पहले ट्राम चलाई गई थी। याद रखना है, भारत में सबसे पहले ट्राम की शुरुआत कहां पर हुई थी? कलकत्ता। नेक्स्ट, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तुर्की, फारसी, उर्दू या अरबी? तो यहाँ पर जो हमारी उत्तर होता है वो है फारसी, क्योंकि अगर बात करते हैं तो मुगल जो थे, दरअसल मुगल्स जो थे, इन लोगों ने फारसी को अपना आधार बनाया था, जहां पर ये दरबारी भाषा में मतलब फारसी का उपयोग करते थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि कोर्ट लैंग्वेज एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई कारणों से। एक आम जनता, ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से कुछ तो जो है नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो इन तुर्कियों की भाषा या फिर अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये इनकी भाषाओं को नहीं समझते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ज़रूरी होती है, भाषा एक बहुत बड़ा आधार होता है राजा, साम्राज्य और जनता के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का, एक तालमेल बिठाने का। इसलिए भाषा एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर दरबार में भी उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन यानी कामकाज के जो भी चीज़ें होती हैं, कामकाज किए जाते हैं, वो एक अच्छे उपयोगी तरीके से चल सके, उसको क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, उसको चलाया जा सके। लेकिन जनता के साथ भी यहाँ पर एक ऐसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना ज़रूरी है जहाँ पर वो उन चीज़ों को समझ सके और अमल कर सके। लेकिन इससे पहले प्रायोरिटी कहाँ आ जाती है? दरबार में। तो दरबार में मुख्य रूप से इनकी भी जो बनी रहे, इनका जो वर्चस्व है वो भी बना रहे और एक ऐसी भाषा उपयोगी रहे जहाँ पर कार्य किए जा सके। तो कौन सी थी? फारसी थी, क्योंकि अगर हम देखें तो बाबर जो था, बाबर की भाषा कौन सी थी? तुर्की। बाबर की मातृभाषा तुर्की और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, जिसे तुज्जु के बाबरी कहते थे एक्चुअली, तो वो कौन सी भाषा में था? तुर्की। इवन अकबर के काल में अब्दुल रहीम जो कि अकबर का नौरत्न था, अकबर ने अब्दुल रहीम से कहा कि भाई मेरे जो दादाजी हैं बाबर, तुम उनकी जो मतलब आत्मकथा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी को ट्रांसलेट कर दो टर्किश से फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में। और इतना ही नहीं, अकबर ने तो बल्कि काफ़ी सारी बुक्स को, ग्रंथों को, हिंदी लिटरेचर्स, हिंदी साहित्यों को फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शहरों में सटीक जल निकासी व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य एक उन्नत चरणों में थे, देवी माँ की पूजा, ये लोग लोहे के बारे में जानकारी रखते थे। अब एक बार अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक एक करके, देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय जो फोकस करना है वो क्या है? नॉट, ठीक है। अब सत्य नहीं है तो शहरों में सटीक जल निकासी व्यवस्था, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था की तो कूट कूट के तारीफ की गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम, कैसे भूल सकते हैं, जिसके हमें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं बहुत सारी स्थलों से, साइट से, ठीक है।
वहीं अगर हम व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं तो व्यापार वाणिज्य तो यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का मेन जो ऑक्यूपेशन, जो व्यवसाय माना जाता था वो ट्रेड माना जाता था, जो कि बहुत एक अच्छे खासे चरम सीमा तक पहुंच भी चुकी थी, क्योंकि देखा जाए तो न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर कंट्रीज के साथ इनके ट्रेड रिलेशन से इस बात के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देवी माँ की पूजा, एग्जैक्टली ये लोग देवी माँ की पूजा करते थे, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार ये दो लोगों को बहुत मानते थे। पशुपति नाथ, जिनकी आकृति मोहरों पे मिली है, जिसे काफ़ी मतलब ये जो है बात सिद्ध जो होती है, जो क्लियर किया जाता है वो इस एविडेंस से कि वो किस पे होती है, एक मोहरों पे होती है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये जो मूर्ति पूजा में करते थे अक्सर, मतलब ये मूर्ति पूजा तो आधार माना जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग आर्यों के साथ इनको कंपैरिजन में करें तो आर्य जैसे करते थे प्रकृति पूजा, ये करते थे मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा में आ जाती हैं देवी माँ। एक्चुअल में वहाँ पे बहुत सारी जो वुमेन्स की आकृति बनी हुई इस तरह की मॉडल्स मिले हैं, छोटे छोटे स्टेचूज मिले हैं। उनका कहना था कि शायद ये मदर गॉडेस है। ठीक है, ये एक जो है मात्र देवी की आकृति है जिनको ये माना करते थे। लेकिन लोग लोहे के बारे में जानकारी रखते थे, ये गलत है, क्योंकि कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं कि लोहा नामक धातु जो थी, इस तरह का धातु का अभी तक कोई भी आविष्कार नहीं है, जबकि हम देखते हैं 6वीं शताब्दी में बाद में जाकर ये धातु हमें मिलती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वही कई तरह की धातु, मतलब कई तरह की जो चीज़ें हैं जानते थे। अब उसमें अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो ये पहले से आ चुका था, यानी तांबा। इसके अलावा कांसा, ब्रॉन्ज, ठीक है, सोना, कांसा, सोना, चांदी, टिन, मतलब इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, अबुल फजल की मौत किसके कारण हुई थी? राजकुमार सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजकुमार मुराद, राजकुमार दानियाल। और यहाँ हमारा उत्तर होता है राजकुमार सलीम, क्योंकि कहा जाता है राजकुमार सलीम कोई और नहीं बल्कि कौन थे? अकबर के पुत्र जहांगीर। ठीक है, ये कौन थे? सलीम जहांगीर। और ये वही सलीम हैं जो कि माने जाते हैं अनारकली के लिए। कैसे हम भूल सकते हैं? तो कहते हैं कि राजकुमार सलीम दरअसल इन्होंने जिसे मारने के लिए भेजा था उनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवाया था उन्होंने अबुल फजल, जो कि अकबर के नवरत्न में से बहुत ही खास नवरत्न माने जाते थे। और कहा जाता था कि ये जो है कहीं ना कहीं एक समय पर जहांगीर को ऐसा लगने लगा था कि उनके और उनकी राजगद्दी के बीच में अबुल फजल जो है वो रास्ते का कांटा है, इसीलिए उन्हें ठिकाना लगाना ज़रूरी था। क्योंकि कहा जाता है कि जहांगीर का व्यवहार सम्राट अकबर के प्रति यानी अपने पिता के प्रति कुछ अलग सा था। कुछ एक दौर रहा था दोनों पिता और बेटे के बीच में, पुत्र के बीच में, जहाँ पे मन मुटाव रहे थे। लेकिन उसके बाद अकबर ने ट्राई किया था उसको नॉर्मल करने का, लेकिन बीच में बलि चढ़ चुके थे। कौन? अबुल फजल, जो कि अकबर के कोर्ट पोएट यानी दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, कलकत्ता से दिल्ली में ब्रिटिश भारत की राजधानी का हस्तांतरण किस अवधि के दौरान प्रभावित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली, यानी जब बात होती है तीसरे दिल्ली दरबार की, तीसरा दिल्ली दरबार जो कि आयोजित हुआ था 1911 में, और तब भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, जिनके काल में जो जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत में आते हैं, जहां पर तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ मुख्य घोषणाएं की थी, जिनमें से एक घोषणा शामिल थी कि भारत की राजधानी हस्तांतरित कर दी जाएगी कलकत्ता से दिल्ली। क्योंकि अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था कि अंग्रेजों ने कलकत्ता को किस तरह से गांव से नगर में परिवर्तित किया था, और बाद में जाकर इन लोगों ने से अपनी राजधानी बनाई थी। हालांकि एक समय तक ये राजधानी रही थी और उसके बाद इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जनता का आक्रोश, सैन्य असंतोष, ठीक है, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगर इनके सारे फैक्ट्स देखे जाएं तो सारे फैक्ट्स में सब 1857 से ही संबंधित है। आप सोचे कि शायद किसी और का फैक्ट जोड़ दिया हो इसमें ऑप्शन के रूप में,
बट ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पर सारी चीज़ें ही हैं, सारे ही पॉइंट्स यहाँ पर ऐड है, सारे 1857 से ही रेलेवेंट है। लेकिन अगर इसे सही मायनों में समझे तो क्रम में कोई पहले आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है, और कहीं बिल्कुल इसका मुख्य कारण बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर जनता का आक्रोश बताया, तो जनता का आक्रोश तो भाई तभी होगा ना जब ये विद्रोह शुरू हो चुका है। तो आक्रोश उनका जो निकल के आ चुका था, ठीक है, वो मन ही मन कब चल रहा था, जब उनके साथ गलत किया गया था। तो गलत किया गया था यानी यहाँ कोई कारण स्पष्ट नहीं बता रहा है किस कारण से उनके अंदर एक आक्रोश था। तो वो आक्रोश जो बाहर निकला और बाद में एक विद्रोह का रूप लेता है। वहीं सैन्य असंतोष, तो यहाँ पर जो है सैन्य जो असंतोष थे ये एक मुख्य कारण तो है, लेकिन बेसिकली अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर ये बेसिक असंतोष क्यों थे इस पे भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं कि अंग्रेज़ों के नियंत्रण में दो तरह के मिलिट्री जो थी, यूरोपियन और इंडियंस। वहाँ पर इंडियंस के साथ किया जाता था दुर्व्यवहार, यानी कंपैरिजन में इन दोनों के प्रति किसके साथ प्रति ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया जाता था, यूरोपियंस, और बुरा व्यवहार के लिए भारतीय। जहाँ पर यूरोपियंस को अच्छा सैलरी मिलता था, भारतीयों को नहीं दिया जाता था। इनको अच्छा खाना पीना दिया जाता था, इनको नहीं मिलता था। इन लोगों को बाहर लड़ने नहीं भेजा जाता था ताकि ये नहीं मतलब ज़्यादा पैमाने पे ये ना मरे। वहीं आए दिन लड़ने के लिए, बॉर्डर्स पर लड़ने के लिए भेज देते थे बाहर, किसको, भारतीयों को, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे भारतीय मारे जाते थे। और कहा जाता था कि उसमें भत्ता भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता था, मतलब एक तरह से उनमें उसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे। ये सारे रीजंस तो थे, लेकिन स्टिल अभी भी भारतीय सैनिक काम तो कर रहे थे ना। लेकिन जब बात आई उनके धर्म पर तो वहां वो लोग चुप रहने वाले नहीं थे। इसीलिए हम देखते हैं क्या, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन। दरअसल ईसाई मिशनरी जो अपना प्रबंधन कार्य पूरा करने के लिए सैनिक कारणों से जुड़ती हैं, तब वहां बवाल उठता है। क्योंकि भूलिए मत, मैंने कई बार आप लोगों को बताया बेटा कि जब भी हम 1857 के इमरजेंस कॉज, यानी हम लोग अगर इसके तत्कालिक कारण की बात करते हैं तो तत्कालीन कारण में माना जाता है क्या, कि सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। ठीक है, जो इन्होंने कारतूस यहाँ पे उपयोग करवाना शुरू कर दिए थे, जिसके बारे में जब मंगल पांडे को पता चला तो पांडे जी ने इसका विरोध किया था, और जिस तरह से फिर विद्रोह शुरू होता है। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति देखी जाए तो नीति एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं बता रही है, वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। लेकिन ये इमरजेंस कॉज में जब हम देखते हैं तो यही माना जाता है, इसे यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर जो है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत के किस तुर्की शासक ने धर्म को राजनीति से अलग किया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो यहाँ पर है भाई कौन, अलाउद्दीन खिलजी। माना देखा जाए कि भारतीय इतिहास में हम अलाउद्दीन खिलजी को एक कहते हैं ना एक विलन के रूप में मानते हैं, ठीक है, एक हीरो फॉर्म में नहीं मानते हैं भाई, एक वो चीज़ अलग है, ये इनका चरित्र था, कैरेक्टर था। लेकिन जब बात आती है एक राजा होने के नाते आपकी नीतियां कितनी सटीक थी, आपने कार्य क्या किए, तो उसमें अलाउद्दीन जैसा बेस्ट रूलर नहीं था भाई, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे सुधार किए थे। और सबसे अच्छी चीज़ थी, जहाँ पर कई राजा और शासक जो थे धर्म के नाम से जोड़कर राजनीति करते थे, अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं किया। अलाउद्दीन ने पूर्ण रूप से इसे अलग रखा था। ये प्रश्न एग्जाम में इतना बना रहता है ना, जहां पर ये आप आंख बंद करके उत्तर लगा देना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, चोल काल सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ग्राम सभाएं, राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध, सिलोन के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति। तो अगर हम जब बात करते हैं जहाँ पर संगम काल में एक चोल साम्राज्य आया था, आगे जाके वो कितना विकसित होता है, एक लेटर चोल के रूप में भी हम देखते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वो बना रहा था। तो जिनके संस्थापक माने जाते हैं विजयला, जो विजयला थे उसके साथ साथ इनकी राजधानी मानी जाती है तंजावुर। वैसे तो अगर बात की जाए तो चोल में बहुत सारे पावरफुल रूलर्स हुए थे, फिर वो चाहे अगर हम बात करते हैं राजा राज चोल की, राजेंद्र चोल की, तो ये बहुत ही पावरफुल रूलर्स हुए। साथ ही साथ इन लोगों ने जिस तरह से चोल प्रशासन को स्थापित किया था उसकी काबिले तारीफ आज भी है, इनकी नेवल पावर को लेकर, हर चीज़ को लेकर।
तो इसीलिए जब इनकी चोल प्रशासन की बात करते हैं उसमें नाम आता है विलेज असेंबली। वैसे देखा जाए तो इनकी विलेज असेंबली बहुत अच्छे लेवल पे काम करती थी, जहां पर इस असेंबली में हम देखते हैं क्या होती थी, उर होती थी और सभा होती थी, जहां पर इस असेंबली को हम जोड़ते हैं विलेज असेंबली से, ठीक है, यानी ग्राम सभाएं से। नेक्स्ट, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। तो यहां पर है हमारा तुगलक वंश, क्योंकि गाजी कोई और नहीं है, यहां पर जो गाजी मलिक है वो कौन है? गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने शासन किया था 1320 से 1325। ज्यादा समय तक नहीं रह पाए थे अपने बेटे के ही कारण, क्योंकि इनके बेटे ने जिस तरह से ये जो है बनाया था ना, ये लकड़ी का इस महल बनाया था, वो जिस तरह से ढांचा गिर जाता है उसी के नीचे दबकर मर गए थे। लेकिन कहते हैं कम समय में भी बहुत ही पावरफुल तरीके से इन्होंने अच्छे से काफ़ी चीज़ें अचीव की थी। सबसे काबिल तारीफ ये है कि जितने भी युद्ध लड़े थे कभी कोई युद्ध पराजित नहीं हुए थे, इसीलिए ये उपाधि ली थी गाजी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनकी अचीवमेंट में आता है, जिसकी तारीफ करी है यात्री ने, उसका नाम है पोस्टल सिस्टम, यानी इनकी डाक व्यवस्था, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये व्यवस्था आगे भी निरंतर बनी रही थी, आगे भी इसी व्यवस्था को फॉलो किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कनाल सिस्टम, ठीक है, यानी अगर नहरें की बात करते हैं तो इन्होंने नहरों का जो अच्छे से निर्माण कराना शुरू किया था। तो शुरुआत में नाम आता है गियासुद्दीन तुगलक। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण, क्योंकि सिंचाई के लिए नहरें बहुत आवश्यक होती थी, कृषि प्रधान देश रहा है हमारा और बहुत आवश्यक है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ना सबसे ज़्यादा नहरें, बड़ी अत्यधिक नहरें, तो उसमें नाम आता है फिरोज शाह का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, वो भी इसी तुगलक वंश का था, ठीक है। और इनके अलावा तुगलकाबाद किला, ओए होए क्या किला बनाया था इन्होंने, ठीक है। आज भी ये किला इतनी खूबसूरती से बना हुआ रखा है ना, कि इतना विशाल किला, और ऊपर से देखी जाए इसकी दीवारें कुछ अद्भुत तरीके से बनाई है, ठीक है, कुछ पिरामिड शेप में बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये अचीवमेंट थी इनकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तहकीके हिंद लिखा था? जॉन राजा, अल-बिरूनी, अब्दुल्ला कलहन। तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा अल-बिरूनी। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो अल-बिरूनी जो थे, दरअसल अल-बिरूनी भारत में आते हैं, ठीक है। और ये एक से किसके काल में भारत आते हैं, ठीक है, यानी किसके साथ में भारत आते हैं? जब यहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ ये भारत में आते हैं, जहाँ पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी तहकीके हिंद, जिसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? किताबुल हिंद के नाम से। और इतना ही नहीं, कौन सी भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में, जहाँ पर इन्होंने इस ग्रंथ, मतलब इसमें बहुत सारी जानकारी दी है, काफ़ी हमारे जो भारत में उस समय की सरकमस्टांसेस थी, परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में बहुत जानकारी दी। इतना ही नहीं, इन्हें बड़ा शौक चढ़ा था भारत में आके हमारे ही ग्रंथों को, हमारे ही चीज़ों का अध्ययन करने का, और बाद में उन्होंने उसको अध्ययन करके भी अपना काफ़ी हद तक अपने ग्रंथ का भाग बनाया था। नेक्स्ट, गौरी के विजय का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डैश की स्थापना थी? विजयनगर वंश, बीजापुर वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो गौरी का यहाँ पर विक्ट्री होती है, उसके तहत किसकी स्थापना होती है, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत। कैसे हम बोल सकते हैं कि वो युद्ध जिसे हम कहते हैं 1192 का द्वितीय तराइन का युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें गौरी जब विजयी होते हैं, तो गौरी की विजय के साथ किस तरह से यहाँ पर एक मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी जाती है। जो जिस मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी जाती है वही आगे जाके कहलाती है दिल्ली सल्तनत, जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो दरअसल भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गौरी माने जाते हैं। इन्हें कहा जाता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक। समझ रहे हैं आप?
तो इस तरह से देखते हैं हम। नेक्स्ट, द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर सेकंड अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर कहलाते थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के बहुत ही फेमस रूलर में से माने जाते हैं, इन्हें कहा जाता था दूसरा सिकंदर, या फिर अगर हम कहें तो सिकंदरे सानी। ठीक है, सिकंदरे सानी कहते थे। क्या बोलते थे इन्हें? सिकंदरे सानी। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि कहें तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक हुए थे जहां पर अभी भी हम बात कर रही थी, इनिशिएटिव्स ले थे, ऐसी ऐसी नीति चलाई थी जिनमें हम देखते हैं इन्होंने काफ़ी सुधार किए। और इनके मुख्य रूप से दो सुधार बड़े माने जाते हैं। पहला सुधार हो जाता है आपका सैन्य सुधार। ठीक है, सैन्य यानी मिलिट्री रिफॉर्म। और दूसरा सुधार कौन सा हो जाता है आपका यहाँ पे बाजार सुधार, जिसे हम बोलते हैं मार्केट रिफॉर्म। एक्चुअल में ये दोनों ही सुधार से देखा जाए ना तो इतना विकास हुआ था दिल्ली सल्तनत का। सही मायनों में अलाउद्दीन खिलजी ऐसे पहले रूलर हुए थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को मजबूती देके उसे चरम सीमा पर तक पहुंचाया था। ठीक है, नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय ने डैश में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1819, 1829, 1828, 1830। तो यहाँ पे है 1828। देखिए वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी जगह जो है ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल टोटली ये नहीं कह सकते कि इतिहास में ईयर्स काफ़ी जगह इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आप सोचते हैं ना कि भाई अब हमसे पूछ लेंगे कि गुप्त साम्राज्य के हर राजा के शासनकाल के बारे में बताओ, तो वहाँ पर इतना नहीं पूछते हैं। अगर हम कहेंगे मौर्य साम्राज्य के शासक के हर रूल के बारे में बताओ, उनके कब से कब तक का शासन था, इतना नहीं पूछते। कुछ जगह ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जैसे अगर बात करते हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक के रेफरेंस से, जैसे ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी जब हम देखते हैं कि भारत में एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था, वहाँ पर एक दौर बीच में आता है जहाँ पर धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं, जिसमें हमारे मतलब बेसिकली जो हम देखते हैं कि हमारी जो भारत की परंपराएं थी, पुरानी सोच में जो अभी तक लोग रह रहे थे, ऐसे में एक नया युग लेकर आए थे राजा राम मोहन रॉय, जिसके बाद से बहुत सारे समाज भारत में आए। तो उन समाज के पर्टिकुलर दरअसल संस्थापक और ईयर अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि हमें मेन तौर पे पढ़ने होंगे। ठीक है, और यही अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, तो दरअसल वो जो ब्रह्म समाज था वो 1828 में आता है, जिसके अगले ही वर्ष इन्होंने इनिशिएटिव लिया था भारत में सती प्रथा को समाप्त कराने के लिए। ठीक है, इसे हम देखते हैं कि यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने इस सुधार के लिए पहली बार कदम उठाया था हमारी रूढ़िवादी सामाजिक परंपरा के खिलाफ, तो ये पहले व्यक्ति होते हैं, इसीलिए कहलाते हैं ये भारत के आधुनिक भारत के जनक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जनक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस यानी महापरिनिर्वाण कहाँ ली थी? राजगीर, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से काफ़ी कुछ स्थल जो है बहुत ही यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे हम बात करते हैं इनके यहाँ पर महापरिनिर्वाण की बात की गई है, यानी डेथ को लेकर बात की गई है, तो वो कौन से होता है? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था और ये स्थल पे इन्होंने प्राप्त किया था महापरिनिर्वाण। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध की एक ऐसी स्टेज, क्योंकि महात्मा बुद्ध की 3 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कौन कौन सी? अगर हम बात करते हैं कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग के दौरान इन्हें कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, यानी इन्होंने जब गृह त्याग किया था, अपने घर को छोड़ा था, जब ये निकल पड़े थे अपनी तपस्या के लिए, तब वो कहलाते हैं महाभिनिष्क्रमण। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जब इन्होंने अपने प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ पर? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। उस व्यवस्था को, उस अवस्था को बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। हालांकि मैं जानती हूँ आपने ये वर्ड सुने हैं, क्योंकि आप भी जब सेल्फ तैयारी करते हैं तो उसमें अक्सर हम इन शब्दों को सुनते हैं। तो ये शब्द इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आगे अब आपको क्लियर रहे और कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो कभी भी ये क्वेश्चन ना रहे आपके
मतलब ये चूक ना जाए क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी महात्मा बुद्ध ने जब पहले उपदेश दिए थे, और पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। और महात्मा बुद्ध ने जब प्राणों का त्याग दिया था तो वो क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, जो कि हम देखते हैं कहाँ पर था? कुशीनगर में था। नेक्स्ट, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, महापद्मानंद, अजातशत्रु, धनानंद। तो यहाँ पर है नंद वंश के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं महापद्मानंद। महापद्मानंद जिनके 8 पुत्र थे, ये नंद वंश के संस्थापक। और जानते हैं कि कौन से वंश को हटाकर इन्होंने नंद वंश रखा था? तो याद रखना है मगध, ठीक है। मगध पर किस तरह से कौन कौन से वंश आए थे माना जाए तो ये मगध का तीसरा वंश था, ठीक है। पहला था हर्यंक वंश, जिसमें हम देखते हैं बिंबिसार होते हैं। दूसरे शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग ने ही रखा थी नींव इसकी। फिर महापद्मानंद ने नंद वंश, यानी इन्होंने कौन से वंश को हटाकर इस वंश की नींव रखी थी? अभी तक ऐसा कुछ प्रश्न नहीं पूछा दोस्तों, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और इसी तरह के प्रश्न में हम अक्सर, यानी आप जो है कंफ्यूज होते हैं, जो आपको ये चीज रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो अब जब पूछे वो कि इससे पहले कौन से वंश को हटाकर ये इन्होंने अपना वंश स्थापित किया था, तो शिशुनाग को हटा के। तो नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्मानंद हुए, और बाद में जो धनानंद था, ठीक है, इनका पुत्र, उसको पराजित करते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में किसकी नींव रखी थी? मौर्य वंश की नींव रखी थी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यानी सही सुमेलित नहीं होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो एक बार हम पहले इसको देख लेते हैं जरा। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, इसने कॉर्नवालिस जो था जिसने भारत में स्थायी बंदोबस्त चलाया था, ठीक है, जिसे हम देखते हैं कि बिल्कुल ये बात सही है, और सिविल सर्विसेज स्थापित करने वाले, तो यानी ये अगर सही है तो ये हमारा उत्तर नहीं है, ठीक है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। आप कह रहे हैं वेलेस्ली जिसने सब्सिडायरी अलायंस चलाया था, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी, जिसके तहत कई राज्यों ने सहायक संधि साइन की, और साइन करने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर अंग्रेजों का जो कंट्रोल था वो बहुत अच्छे से बन चुका था। एक्चुअल में वहां के जो राजा महाराजा होते थे वो अंग्रेजों पे हो जाते थे सहायक, ठीक है। तो हम देखते हैं ये भी अगर सही है तो ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है, और ये दोनों सही है। अब हेस्टिंग के काल में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर तो ये जो है कब होता है? 1803 से 1805, ठीक है। और उस समय हेस्टिंग नहीं थे, बल्कि कौन थे? वेलेस्ली थे। अगर यहाँ पे वेलेस्ली होता तो बिल्कुल सही होता, इसका मतलब यही हमारा उत्तर है, ठीक है। और विलियम बेंटिक का 17वां रेगुलेशन, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, 17वां रेगुलेशन ही सती प्रथा है। कई बार आपको बताया, कई बार लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक के काल में समाप्त हुई थी, ठीक है। तो इसी में हम देखते हैं, उसी को बोलते हैं 17th रेगुलेशन एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसके तहत सती को इलीगल घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। यहां पर उत्तर होता है हमारा प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा को। एक्चुअल में अगर बात करते हैं हंटर कमीशन, जो उसकी जो चेयरमैनशिप पर जो चेयरमैनशिप पर उस समय बैठे थे, मतलब इस कमीशन को लाने वाले, वो कौन थे? विलियम हंटर। दरअसल 1882 का ये हंटर कमीशन हम देखते हैं, जो कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करते हुए ये कहता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का ही उपयोग किया जाएगा, यानी वर्नाकुलर स्थानीय भाषाएं कहलाता है। अब आप कहेंगे ना, हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी स्थानीय भाषाएं हैं, क्योंकि कदम कदम पे पानी और बोली बदलती है, ये है वो देश हमारा भारत। इसीलिए उन्होंने कहा
कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन का एजेंडा अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए कि हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए हम स्थानीय भाषाओं को अपनाएंगे। साथ के साथ हम इस एजुकेशन के जो कंसेप्ट मतलब इस एजेंडे को पूरा करने के लिए उन लोगों तक जाएंगे जहां पर इनकी पहुंच नहीं है, यानी उन पिछड़े हुए वर्ग के लोगों तक पहुंचेंगे और उस स्थान तक पहुंचेंगे जिनकी जहां पर जो है बोलबाला ज़्यादा है, यानी यहाँ पर इन लोगों का ज़्यादा बोलबाला है और यहाँ पर ये शिक्षा पहुंची नहीं है तो यहाँ पर पहुंचाइए। यानी पूर्ण रूप से हम भारतीयकरण करेंगे, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापित करने की भी, स्कूल स्थापित करने की भी बात की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फारुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो यहाँ पर है भाई शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो थे, दरअसल ये बात हो रही है 1765 की एक सेकेंड, इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में साइन होती है, किसके बाद होती है, क्यों साइन करनी पड़ती है भाई, क्योंकि बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया। 1764 का बक्सर का युद्ध याद कीजिए। उस युद्ध में शामिल थे शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय भारत के ये कौन थे, मुगल सम्राट। और कहा जाता है कि दरअसल इस ट्रीटी को साइन करने के बाद बंगाल का जो ये विभाग, राजस्व विभाग था, ये किसके हाथों में चला जाता है, अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, जिसके कारण माने जाते हैं शाह आलम द्वितीय। और इसमें एक और मुख्य व्यक्ति शामिल था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहिंद, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो यहाँ पर अगर हम चिश्ती सिलसिले की बात करते हैं तो देखिए, चिश्ती सिलसिला लाने के लिए भारत में जो सबसे पॉपुलर थे वो कौन थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हम देखते हैं कब भारत आते हैं, किसके शासनकाल में, जब भारत में अजमेर में शासन था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये वही वाले हैं जिन्होंने गौरी के साथ तराइन का युद्ध लड़ा था। अजमेर में आकर ही मोइनुद्दीन चिश्ती रहे, इन्होंने यहीं अपना खानका बनाया, यहीं अपना स्थान बनाया और बाद में इन्होंने एक संप्रदाय को बड़ा फेमस किया था, चिश्ती संप्रदाय, जिसके माने जाते हैं ये संस्थापक। आज भी इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, जिन्हें अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नीला जल नीति से संबंधित है, डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्लेक्स, रॉबर्ट क्लाइव। तो उत्तर होता है हमारा डी अल्मेडा। डी अल्मेडा कौन थे? भारत में हम जानते हैं कि यूरोपियंस व्यापार करने आए थे। जिन यूरोपियंस व्यापार करने के क्रम में सबसे ऊपर कौन थे? पुर्तगाली, पोर्टुगल्स। और ये पुर्तगालियों के सबसे पहले वॉइसरॉय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले व्यक्ति हुए थे, पहले वॉइसरॉय हुए थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत वो क्या कहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, जिस पानी के रास्ते से खोज करते हुए पुर्तगालियों की मदद से भारत पहुंचे थे, दरअसल उस रास्ते पे तो पुर्तगालियों का अधिकार है। कैसे भूल सकते हैं हम वास्को डी गामा, जो 1498 में आया था भारत। 1498 में वास्को डी गामा जल मार्ग से होते हुए जो भारत में आता है, दरअसल वो जो मार्ग है उस पे पुर्तगाली अब अपना दावा कर चुके हैं। इससे उनका कहना था कि अब इस रास्ते से जिस किसी को जाना है तो वो किससे पूछ के अनुमति लेके जाएंगे? पुर्तगालियों से। यानी इस पर कानूनी हक पुर्तगालियों का हो चुका है और यही कहलाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, बांटो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल, तो कैसे भूल सकते हैं डिवाइड एंड रूल का? जब भी नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन यह वह हम जानते हैं कि उस समय भारत का वॉइसरॉय जब था तो इसने 1905 में किस तरह से बंगाल पार्टीशन यानी बंगाल विभाजन की बात की थी। ठीक है, बंगाल विभाजन, जिसमें हम देखते हैं कि इन्होंने कहा था कि भाई बंगाल जो है वो दरअसल विभाजित किया जाएगा जनता के अनुसार, यानी संप्रदाय के अनुसार, जनता के आधार पर, यानी हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ। ये पूर्ण रूप से जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड
रूल की जो पॉलिसी थी, यानी वोट डालो और शासन करो नीति, ये तो हम बहुत पहले से ही जानते थे, इसमें कोई वैसे संदेह नहीं है। लेकिन खुलेआम तौर पर किस तरह से कर्जन ने इस चीज़ को जब सबके समक्ष एक बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के रूप में रखा, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष डैश में पाए जाते हैं। बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। एक्चुअली विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर ये विजयनगर साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य के मेन जो लोकेशन अगर देखी जाएगी तो वो देखी जाएगी इनकी राजधानी, जो कि कौन सी थी? हम्पी। एक्चुअल में अगर बात करते हैं, जो भारत में अंग्रेज आए थे, तो कहते हैं उन अंग्रेजों में से काफ़ी लोग थे, उनमें से एक लॉर्ड मैकेंजी, जिन्होंने इस अवशेष को हम्पी नामक स्थल से प्राप्त करके इस विजयनगर साम्राज्य, इस महान साम्राज्य के अवशेषों को प्राप्त करके बताया था कि इस तरह का कोई किंगडम एग्जिस्टेंस करता था। जिसके एग्जिस्टेंस के बाद तो जब इसके इतिहास को देखा तो पता चला विजयनगर का स्वर्णीय इतिहास, जिसकी स्थापना 14वीं सेंचुरी में, यानी जब दिल्ली सल्तनत का तुगलकपन शासन कर रहा था, तब 14वीं सेंचुरी में दो भाई हरिहर और बुक्का नामक लोगों ने, मतलब दो भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके संस्थापक के रूप में भी हरिहर और बुक्का ही जाने जाते हैं। और अगर हम विजयनगर साम्राज्य पे राजवंश की बात करें तो देखिए 4 राजवंश हुए थे, जिनमें से हरिहर और बुक्का का पहला वंश कौन सा था? संगम वंश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र शतकर्णी, सुशर्मन। तो यहाँ पर जब एक ब्राह्मण शब्द की बात करते हैं तो उत्तर आता है गौतमीपुत्र शतकर्णी। वैसे इतने सारे रूलर्स में से हम कैसे भूल सकते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी, जो कि सातवाहन वंश के बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाते हैं। कहा जाता है कि नासिक अभिलेख जो कि महाराष्ट्र में ये अभिलेख प्राप्त होता है, उसमें जो इनको नाम से, यानी जो शतकर्णी को कहा गया है, वो एक ब्राह्मण यानी ओनली ब्राह्मण कहकर इनको संबोधित किया गया है, जो अभिलेख इनकी माता ने लिखवाया था और इनको इस तरह से समर्पित किया था। नेक्स्ट, बलबन ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के बाद किसकी भव्य उपाधि धारण की? जिले इलाही, केसरे हिंद, तूतीय हिंद या फिर दीने इलाही? इतना अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजन कितनी अच्छे से क्रिएट हो सकती है। लेकिन जब बलबन की बात करते हैं तो बलबन की उपाधि हमें याद रखनी है जिले इलाही। जिले इलाही जिसका अर्थ बताया जाता था क्या? शेडो ऑफ गॉड। ठीक है, शेडो ऑफ गॉड यानी ईश्वर की छाया। क्योंकि आप जानते हैं इसने कहा कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं बल्कि एक दैवीय सिद्धांत, मतलब एक दैवीय शक्ति से उत्पन्न एक ऐसा शासक हूँ जो शासन करने के लिए साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। तो मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए इसने अपने शासन काल में अपनाया था डिवाइन किंगशिप थ्योरी। ठीक है, डिवाइन किंगशिप थ्योरी, यानी राजत्व के लिए, शासन के लिए इसने अपने आप को दैवीय शक्तियों से जोड़ दिया था, दैवीय सिद्धांत से जोड़ दिया था, जिसे हम कहते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। ये होता है आपका हिंदी में राजत्व का दैवीय सिद्धांत। कई बार ना एक्चुअल में ऐसे ना पूछकर, इसकी उपाधि ना पूछकर आपसे एग्जामिनर कह सकता है इनमें से किस शासक ने शासन के लिए राजत्व का दैवीय सिद्धांत अपनाया था, तब हमारा उत्तर क्या होता है? बलबन होता है। नेक्स्ट, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, गौतम बुद्ध या अशोक? और अशोक द्वारा बनवाया गया था क्या? सांची स्तूप। कहते हैं कि सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ये सांची स्तूप बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें काफ़ी सारी आकृति बहुत ही खूबसूरत नक्काशी के साथ बनवाई गई हैं। कहा जाता है कि इसमें ही इन्हीं नक्काशियों में मिलता है पीपल वृक्ष के भी चित्र, जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था ज्ञान, जिसके बाद वो जो हैं कहलाते हैं कौन? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध।
इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि अशोक जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसने इस धर्म से संबंधित लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिनमें से काफ़ी सारे नष्ट कर दिए गए। लेकिन जो शेष बचे हैं उनमें से सांची स्तूप बहुत ही ज़्यादा विशाल स्तूप और बहुत ही सुंदर स्तूप माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। और यहाँ पर उत्तर होता है हमारा कुंडग्राम। महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं, जिनकी माता का नाम था त्रिशला और जिनके पिता का नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था वो अलग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, दरअसल उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे, उनमें मतलब आस्था रखते थे। और एक समय के बाद, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसे ही जब हम लोग फैमिली में होते हैं तो वही चीज़ें, संस्कार हमारे अंदर आते हैं, तो कुछ इस ना जाने इस तरह का प्रभाव इनके अंदर आया था, जहाँ पर इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग करने के बाद, क्योंकि इनका वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान, और बाद में जाकर इन्होंने ये कहलाते हैं क्या, महावीर स्वामी, जो कहलाते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, यानी अंतिम 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जिन्होंने जो जैन धर्म के 4 अनुव्रत थे उनमें 5वां अनुव्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। तो उत्तर है हमारा कुंडग्राम। नेक्स्ट, और इसी के भाई साथ हो जाता है आज का हमारा ये सेशन। तो कैसा था भाई ये सेशन, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना तो बनता है भाई, लेकिन अभी तक यहाँ जारी नहीं है, आगे की क्लास जारी रहेगी, यहीं तक हमारा सिलसिला ख़त्म नहीं होता राइस स्मार्ट का। तो इसी तरह की क्लासेस के साथ बने रहिएगा मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। टाटा, बाय बाय।